अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा एफएम अकाउंटिंग। तो आज जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करूंगा वो एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स है, और अदर रिसीवर्स अदर पेबल्स भी इस टॉपिक को कहा जाता है। तो ये टॉपिक आईजीसीएसई और लेवल के सिलेबस पे भी और एएस लेवल के सिलेबस पे भी है। तो यह जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा वो दोनों लेवल्स के लिए सेम है। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग एक्रूअल्स या प्रीपेमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय दिस मैचिंग और एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट। जिनको मैचिंग या एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो वो ये वीडियो में ये सेक्शन स्किप करके जो आगे जहां मैं एक्रूअल्स प्रीपेमेंट डिस्कस कर रहा हूँ वो वहां मूव फॉरवर्ड कर सकते। तो इसमें ये जो डेफिनेशन है इसकी वो ये कहती है कि रेवेन्यू शुड बी मैच विथ एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। तो रीड करते ही देखे ये लगता है कि शायद रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की हमें वैल्यूज इक्वल लानी है, तो फिर वो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त। तो इसमें वो नंबर्स की मैचिंग नहीं है। तो हमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को इंस्टेड जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उससे मैच करवाना है। अब उससे मैच करवाने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड होता है, और सपोज करें अभी मैं 2024 के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ या हमारा बिजनेस प्रिपेयर कर रहा है। तो उससे रेवेन्यू मैच करने का मतलब है कि उस ईयर में जितना रेवेन्यू अर्न किया गया, और रेवेन्यू अर्न करने का मीनिंग ये है कि हमने अगर कस्टमर को गुड सेल कर दिया या उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर दी, या इन अदर वर्ड्स हमने अगर कस्टमर का काम कर दिया तो रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया उस अकाउंटिंग ईयर में। बेशक हमने अमाउंट रिसीव की है या नहीं की है, दैट डजंट मैटर। और उसी अकाउंटिंग ईयर से एक्सपेंस मैच करवाने का मतलब ये कि उस ईयर में जितना एक्सपेंस इंकर किया या अवेल किया, यानी हमने जो भी गुड्स खरीदे या जो भी हमने फैसिलिटीज और सर्विस अवेल की, पेमेंट की है या नहीं की है, गुड्स खरीद लिए या फैसिलिटी या सर्विस कोई अवेल कर ली या यूटिलाइज कर ली या इंकर की है, तो वो उस अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस अवेल्ड या इंकर्ड हो गया। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस फ्रेज, रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमें एक्रूअल्स की और प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं फॉर बोथ एक्सपेंसेस एंड इनकम। अच्छा, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए होता है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक्रूड और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और फिर इवेंचुअली हम एक्रूड इनकम और प्रीपेड इनकम भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग एक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में ज़्यादा सुन रहे होते तो पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। एक्रूड एक्सपेंस में ये होता है कि जो भी सपोज करें हमारा अकाउंटिंग ईयर 2024 है, उस पर जो भी एक्सपेंस हमने इंकर किया लेकिन उसके लिए पेमेंट नहीं की, तो वो एक्रूड एक्सपेंस हो जाता है। अब इसकी कुछ अच्छी एग्जांपल्स ये हो सकती हैं। अब आप लोग देखिए, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कॉलेज की फीस पे करते हैं, और अगर कोचिंग या प्राइवेट ट्यूटर से स्टडी कर रहे हैं तो उसकी भी फीस देते हैं। तो अब सपोज करें आपने कोचिंग में अगस्त के मंथ की क्लासेस ले ली, और अभी सितंबर चल रहा है, और सपोज करें आपने अगस्त की भी फीस पे नहीं की कोचिंग की, तो कोचिंग ने देखिए आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी अगस्त की कि उसने सारी क्लासेस दे दी आपको, और आपने सारी क्लासेस अवेल भी कर ली फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, लेकिन आपने पे नहीं किया। तो आपको पे करना है फ्यूचर में, उसके लिए तो वो एक्रूड एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल, अगस्त में आपने इंटरनेट यूज़ किया, और अभी तक आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जो ड्यू अमाउंट है वो आपने पे नहीं की। तो आपने इंटरनेट यूज़ कर लिया अगस्त के लिए, लेकिन आपने पेमेंट नहीं की। और एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप में से जो लोग पोस्ट पेड पैकेजेस यूज़ करते हैं अपने मोबाइल सिम्स के लिए, तो पोस्ट पेड में देखिए ये होता है कि पहले हम जैसे जो भी पोस्ट पेड का पैकेज है, जो भी पोस्ट पेड के लिए पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, वो पैकेज पहले हम पूरा यूज़ कर लेते हैं,
उसके बाद उसकी जो ड्यू अमाउंट बनती है एंड में, वो हम उसके बाद उसके अवेल करने के बाद पे करते हैं। तो सपोज कर आपने पोस्टपेड पैकेज कोई अवेल कर लिया अगस्त के लिए, और आपने अभी तक जो सेल्युलर कंपनी है जैसे यूफोन है या जैज मोबलिंक है, उसको आपने पे नहीं किया, तो एक पोस्टपेड सर्विसेज, पोस्टपेड कनेक्शन अच्छी एग्जांपल हो सकता है एक्रूड एक्सपेंस की, उसमें लोग यूजुअली डिले से भी पे कर रहे होते हैं, ऑल्दो देयर इज अ लिमिट कि आप कब तक पे कर सकते हैं। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा सॉरी, एक चीज एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि देखिए ये वो एक्रूड एक्सपेंस वो अमाउंट है जो हमें बाद में पे करनी है फ्यूचर में, तो इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइबिलिटी फॉर आवर बिजनेस, और यूजुअली इसके लिए 1 आवर 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होता है, तो ये करंट लाइबिलिटी एज क्लासिफाई होगा। तो ये एक्सपेंस का वो पोर्शन है जो करंट लाइबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस में होता है कि हमने एक्सपेंस की एडवांस में पेमेंट कर दी, लेकिन अभी या तो हमें गुड्स रिसीव नहीं किए, या हमने फैसिलिटी या सर्विस यूज नहीं की या अवेल नहीं की, और ये विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ईयर होगा। अब इसकी एग्जांपल है, सपोज करें आपने अभी आप 2024 के अकाउंट 2024 में, और आपने 2025 की कोचिंग को फीस पे कर दी पूरे साल की, आपने सपोज करें कोचिंग को फीस पे कर दी पूरे 2025 में जितनी भी क्लासेस आपको लेनी है और जितने मंथ्स भी आपको क्लासेस लेनी है। तो अभी आपने पे तो एडवांस में कर दिया, लेकिन अभी तक आपने वो 2025 की क्लासेस तो 2025 में होंगी, तो आपने अभी वो अवेल या यूज नहीं की उसके रिटर्न में सर्विस जो है, तो ये एडवांस विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ईयर होता है। तो 2024 में रहते हुए कोई 2025 का एक्सपेंस पे कर दिया, तो वो एडवांस पेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। अच्छा, अब क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है, उसके रिटर्न में हमारे लिए अब कोई ऑब्वियसली अमाउंट तो रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन फैसिलिटी सर्विस या गुड्स रिसीवेबल है, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रीपेड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस का जो प्रीपेड पोर्शन है वो करंट एसेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब बिफोर डिस्कसिंग इनकम, इसका टी अकाउंट का फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए वही एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा जो आप उसमें बेसिक्स के क्वेश्चंस में बनाया होगा, लेकिन इसमें एडिशनल बस आपको जो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी वो एक्रूड एक्सपेंस की और प्रीपेड एक्सपेंस की करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि देखिए आपका क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो आपका एसेट है, तो उसके डेबिट बैलेंसेस होंगे, तो उसका जैसे ही ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होगा, और उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा या अपोजिट साइड में। इसी तरह एक्रूड एक्सपेंस देखिए हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिमेंबर करते हो तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा एक्सपेंस के अकाउंट में ओपनिंग, और उसका फिर ऑब्वियसली जो क्लोजिंग एक्रूड है वो फिर अपोजिट डेबिट साइड में आएगा। तो इसको सर्टेन स्टूडेंट्स अगर आप पैरेलल देखें तो ये पी ए ए पी है, पी ए ए पी है, पाप पाप बनता है। तो लोग पाप के एब्रिविएशन से भी इसका ये बैलेंसेस याद रख रहे होते हैं कौन सी साइड में कौन सा बैलेंस लेना है। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस ज़्यादा इसकी है कि आप इस चीज़ को अगर समझ जाते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस के डेबिट बैलेंसेस होंगे इस अकाउंट में, और एक्रूड एक्सपेंसेस के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। अब ओपनिंग बैलेंस ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, एंड सेम गोज फॉर द क्लोजिंग बैलेंसेस, ज़रूरी नहीं कि हो, कभी होंगे कभी नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह एक्सपेंस का जो अकाउंट बनाते हैं, अब ये बेसिक्स पे भी आप जाके मेरी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, या अगर आपने मेरी बेसिक्स की प्लेलिस्ट देखी है तो वहाँ भी एस्पेक्ट मैंने कवर किया कि एक्सपेंस और इनकम के जो अकाउंट्स बनते हैं ना, उनके बैलेंसेस इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के फिगर्स इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं, तो उसके टी अकाउंट बनते भी इसीलिए कि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस कितने लेने वो अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए अगर ट्रांसफर करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो इनकम स्टेटमेंट में तो एक्सपेंस फॉर श्योर डेबिट होता है, उसमें एक्सपेंस डेबिट किए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और उसकी वजह से मुझे एक्सपेंस का अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। ये सिर्फ इसलिए करूंगा ताकि एक्सपेंस टी अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाए। ये चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो ये एक्सपेंस पे किया ये वो एंटर किया भैया, डेबिट होगा बैंक कैश में क्रेडिट होगा। इसी तरह जो ट्रांसफर करोगे इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट, वो यहाँ क्रेडिट होगी तो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएगी। बहुत कभी कभी ये रिफंड भी दे देता है। अब इसकी एग्जांपल ये कि अगर मुझे
$1000 का एक्सपेंस पे करना था और मैंने $1500 का एक्सपेंस ओवर पे कर दिया बाय मिस्टेक, तो ऑब्वियसली फिर 500 का मैं रिफंड रिसीव करूंगा जिसको भी एक्सपेंस पार्टी को पे किया। तो उसके लिए मेरा बैंक के कैश डेबिट होगा और फिर ऑब्वियसली एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि रिफंड से एक्सपेंस डिक्रीज होगा। और ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको आपको नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंसेस जरूर दिखाना है, तो ही आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। और ये डिटेल कॉलम में आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। इसको ट्रांसफर नहीं, इसको इनकम स्टेटमेंट पे लिखेंगे। इसको पेमेंट नहीं, इसको बैंक के कैश लिखेंगे। इसको रिफंड नहीं, इसको बैंक के कैश लिखेंगे। अकाउंट खुद मैंने हैंड राइटिंग से खुद से प्रिपेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जब मैं क्वेश्चंस की वीडियोस करूंगा इसकी, तो उसमें मैं प्रिपेयर करके दिखाऊंगा ये एक्सपेंसेस और इनकम के टी अकाउंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में ये होता है कि देखिए, ये वो इनकम है जो बिजनेस ने अर्न कर ली लेकिन हमने उसकी अमाउंट रिसीव नहीं की। अब इसकी एग्जांपल होती है, सपोज करें मैं टीचर हूँ, अब मैंने किसी स्टूडेंट को अगस्त के मंथ की क्लासेस प्रोवाइड कर दी सारी, लेकिन अभी तक उसने मुझे, मैंने अर्न तो ऑब्वियसली उसकी मैंने क्लासेस दे दी तो मैंने इससे फीस अर्न कर ली, लेकिन वो मैंने अभी तक रिसीव नहीं की स्टूडेंट से, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो एक्रूड इनकम रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह सपोज करें मैंने अपने टॉपिकल पास पेपर स्टूडेंट्स को सेल किए, तो ऑब्वियसली जब मैंने उसको पास पेपर सेल कर दिया, उसको पास पेपर रिसीव होगा, उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इनकम अर्न कर ली क्योंकि मैंने काम कर दिया, उसको गुड्स दे दिए जो पास टॉपिकल पास पेपर है। लेकिन अभी तक मैंने सपोज करी स्टूडेंट से पेमेंट रिसीव नहीं की, उसने फॉर इंस्टेंस जैसे 2-3 महीने का टाइम मांगा है कि वो 2 या 3 मंथ्स में पे करेगा, तो वो मेरे लिए एक्रूड इनकम की एग्जाम्पल हो जाएगी वो भी। इसी तरह सपोज करें आप इंटरनेट की कंपनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है सच एज स्टॉर्म फाइबर, तो आपने कस्टमर को अगस्त की सर्विस प्रोवाइड कर दी इंटरनेट की, लेकिन सपोज करें अभी सितंबर में भी उसने आपको अगस्त का बिल पे नहीं किया, तो वो एक्रूड इनकम हो जाएगी। तो एक्रूड इनकम देखिए बिजनेस के लिए रिसीवेबल रिप्रेजेंट करता है, तो वो अमाउंट जो हमें रिसीव करनी है, तो रिसीवेबल अकाउंटिंग में एसेट होता है, तो इसलिए एक्रूड इनकम के डेबिट बैलेंसेस होंगे इनकम के अकाउंट में। इसी तरह प्रीपेड इनकम है। प्रीपेड इनकम में होता है कि इनकम एडवांस पे रिसीव तो कर ली लेकिन अर्न नहीं की। अब इसकी एग्जांपल से सपोज करें किसी स्टूडेंट ने मुझे 2024 में पूरे साल अकाउंटिंग मुझसे स्टडी करनी है, और उसने सपोज करें पूरे 2024 की मुझे फीस जो है वो एडवांस पे दे दी, तो मैंने पूरी फीस रिसीव तो कर ली 2024 की, लेकिन अभी तो 2024 का ईयर एंड ही नहीं हुआ, तो अभी तक मैंने उसको सारी 2024 की क्लासेस प्रोवाइड नहीं की है, क्योंकि अर्न तो तभी करूंगा ना जब मैं उसका काम कर दूंगा स्टूडेंट का, जब से सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। तो अर्न मैं जब तक नहीं करूंगा जब तक मैं सारी क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर देता। इसी तरह अब सबसे, अब सपोज करें, अब आप अपने आप को एज्यूम कर ले कि आप लोग जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैं, सीआई हैं या ब्रिटिश काउंसिल है, तो आप लोग सपोज करें आप लोगों ने जून में नवंबर में एग्जाम लेना है, कैम्ब्रिज ने या ब्रिटिश काउंसिल ने, और फीस आपने जुलाई अगस्त में ही रिसीव कर ली, और जो लेट पे करेंगे उनसे आप सितंबर में भी रिसीव करेंगे, तो आपने देखिए रिसीव तो कर ली, लेकिन आपने एक तो स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं अभी तक कंडक्ट किया, उनका रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट्स की उनको हार्ड कॉपीज डिलीवर नहीं की, वो सारा प्रोसेस जाके फरवरी मार्च तक कंप्लीट होगा 2025 की। तो जब तक अभी सारी सर्विसेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर देते, जब तक कैम्ब्रिज ने रिसीव तो कर ली है सीआई ने इनकम एडवांस में, लेकिन अर्न नहीं करी, तो अब प्रीपेड इनकम में ये कि हमने रिसीव कर लिया लेकिन हमने काम नहीं किया कस्टमर का या क्लाइंट्स का, तो बिजनेस पे अब ऑब्लिगेशन है कि उन्हें कस्टमर को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो दैट्स व्हाई एक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम रिप्रेजेंट्स अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इसमें लाइबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हमें अमाउंट पे करनी है उसको, मतलब है कि हम पे ऑब्लिगेशन है काम करने की कस्टमर का या क्लाइंट का, तो इसके इनकम के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। अब जैसे देख लीजिए एक्रूड इनकम का ओपनिंग बैलेंस है और ये एक्रूड इनकम का क्लोजिंग बैलेंस है, तो अब इनकम के केस में एक्रूड जो है वो एसेट होता है, तो आप देखिए डेबिट बैलेंसेस है। इसी तरह प्रीपेड इनकम, ये उसका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका प्रीपेड इनकम का क्लोजिंग बैलेंस है,
तो क्लोजिंग अपोजिट साइड में। तो आप देखिए प्रीपेड इनकम क्रेडिट बैलेंस से रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि प्रीपेड इनकम का प्रीपेड लाइबिलिटी होता है। उसके अलावा सर्टेन एंट्रीज, अब देखिए इनकम रिसीव करने की एंट्री होती है, ऑब्वियसली मेरा बैंक या कैश डेबिट होगा, और जो भी इनकम का अकाउंट है, जो अदर इनकम का अकाउंट है, वो क्रेडिट होगा। अच्छा, अब जो इनकम का अकाउंट है इसलिए बनाया जाता है कि उससे वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो इनकम ट्रांसफर होकर इनकम स्टेटमेंट में यूज होगी। तो इनकम स्टेटमेंट में देखिए इनकम क्रेडिट होगी फॉर श्योर, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट में इनकम को क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यू को, और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो अगर हमें इनकम स्टेटमेंट में इनकम को क्रेडिट कराना है तो इनकम के अपने अकाउंट में इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इस तरह इनकम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, जो हमने यहाँ इनकम रिसीव की है वो बैंक कैश पे डेबिट होगी, यहाँ क्रेडिट होगी। जो इनकम स्टेटमेंट में इनकम ट्रांसफर करेंगे यहाँ डेबिट होगी, ताकि इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाए। बहुत कभी कभी हमें इनकम भी रिफंड करनी पड़ती है। सपोज करें मुझे किसी से 20,000 रिसीव करने थे, मैंने 25,000 सपोज करें बाय मिस्टेक उसने स्टूडेंट ने दे दिए, तो वो 5,000 मुझे उसको रिफंड करने पड़ेंगे। तो उस पर मेरे ऑब्वियसली, अब एक रिफंड करूंगा तो इनकम डिक्रीज होगी, तो इनकम डिक्रीज होने पे डेबिट करनी पड़ेगी। और मैं बैंक के कैश से ऑब्वियसली रिफंड करूंगा, तो बैंक के कैश मेरा डिक्रीज होगा, तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। तो आई होप सो आप लोग को एक्रूल्स ऑफ प्रीपेमेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जब क्वेश्चंस के वीडियोस करूंगा तो उसमें आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रॉपर पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा और प्रॉपरली ये अकाउंट्स प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज।